छटनी से पूर्व की शर्तें, कंडीशंस प्रीसीडेंट टू रिट्रेसमेंट। सन 1984 के संशोधन के बाद से धारा 25N के प्रावधानों के अनुसार छटनी से पूर्व निम्नलिखित प्रमुख शर्तों का पालन करना होता है। पहली, 3 महीनों का नोटिस दिया गया हो। किसी औद्योगिक संस्थान में जिस पर अध्याय 5B के प्रावधान लागू होते हैं में कोई भी श्रमिक जो किसी सेवायोजक के पास कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा में है तो उसके सेवायोजक को उसकी छटनी करने से पूर्व उसी 3 महीने का लिखित नोटिस देना चाहिए। इस नोटिस में छटनी के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। उस छटनी तभी की जा सकती है जबकि छटनी के नोटिस की अवधि समाप्त हो गई हो। यदि छटनी का नोटिस नहीं दिया गया है तो नोटिस के बदले नोटिस की अवधि की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया हो। धारा 25N1A। पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो। दूसरी शर्त यह है कि श्रमिक की छटनी तभी की जा सकती है जबकि समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा छटनी की पूर्वानुमति ले ली गई हो। धारा 25N1B। निर्धारित रीति से पूर्वानुमति के लिए आवेदन करना। छटनी करने से पूर्व सेवायोजक को निर्धारित रीति से आवेदन करना चाहिए। इसमें छटनी के कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस आवेदन की एक प्रति उसी समय संबंधित श्रमिक के पास भी भेजी जानी चाहिए। धारा 25N2। सरकार अथवा प्राधिकारी का आदेश। जब सेवायोजक से छटनी की अनुमति का आवेदन प्राप्त होता है तो समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उचित जांच पड़ताल करेगा। वह सेवायोजक संबंधित श्रमिक तथा छटनी हित रखने वाले व्यक्तियों को भी सुनवाई का उचित अवसर देगा। तत्पश्चात वह सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत कारणों की उपयुक्तता एवं पर्याप्तता पर श्रमिकों के हितों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर विचार करेगा और एक आदेश प्रसारित कर देगा। उसे इस आदेश से अनुमति के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा। इस आदेश की एक प्रति सेवायोजक तथा श्रमिकों को भी भेजी जाएगी। धारा 25N3। आवेदित पूर्वानुमति को 60 दिन पूर्व बाद पूर्वानुमति मानना। यदि किसी सेवायोजक ने छटनी के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है किंतु समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 60 दिन के अंदर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश प्रसारित नहीं करता है तो 60वें दिन के समाप्त होने के बाद सर्वत्र छटनी की अनुमति प्राप्त हुई मान ली जाएगी। धारा 25N4। सरकार या प्राधिकारी का आदेश अंतिम एवं बंधनकारी। छटनी करने की अनुमति देने या न देने का समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का आदेश अंतिम एवं सभी पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा। वह आदेश 1 वर्ष तक प्रभावी बना रहेगा। परंतु यदि इस आदेश का समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है अथवा अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाता है तो वह आदेश प्रभावी नहीं होगा। धारा 25N5। आदेश पर पुनर्विचार करना अथवा न्यायाधिकरण को सौंपना। समुचित सरकार अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वेच्छा से अथवा सेवायोजक अथवा किसी श्रमिक की प्रार्थना पर अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है अथवा मामला अधिकरण को सौंप सकता है। यदि मामला अधिकरण को सौंप दिया गया है तो उसे सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना न्याय निर्णय देना पड़ता है। धारा 25N6। पूर्वानुमति के बिना छटनी अवैध तथा श्रमिक को सभी अधिकार। यदि सेवायोजक श्रमिक की छटनी के लिए आवेदन नहीं करता है अथवा छटनी के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है और सेवायोजक फिर भी छटनी कर देता है तो वह छटनी अवैध मानी जाएगी। ऐसी छटनी किए गए श्रमिक को कानून के अंतर्गत वे सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा मानो कि उसी छटनी का कोई नोटिस ही नहीं दिया गया हो। धारा 25N7। छूट देने का अधिकार। यदि अपवादजनक परिस्थितियां यथा संस्थान में दुर्घटना होने अथवा सेवायोजक की मृत्यु होने अथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों से समुचित सरकार संतुष्ट हो जाए तब उपयुक्त समझे तो वह अपने आदेश द्वारा किसी भी संस्थान को एक निश्चित अवधि के छटनी हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी उपधारा 1 के प्रावधानों में छूट दे सकती है। धारा 25N8। क्षतिपूर्ति। यदि सेवायोजक को छटनी की अनुमति प्राप्त हो जाती है या अनुमति प्राप्त हुई मान ली गई है तो ऐसी अनुमति के ठीक पूर्व तक उस संस्थान में विनियोजित प्रत्येक श्रमिक को छटनी के समय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्षतिपूर्ति में प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए अथवा 6 महीनों से अधिक की सेवा के लिए 15 दिन का औसत वेतन के बराबर राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 25N9। पूर्वानुमति के बिना कामबंदी या छटनी पर दंड। पेनल्टी फॉर ले ऑफ एंड रिटायरमेंट विदाउट प्रायर परमिशन।
यदि कोई सेवायोजक धारा 25 अथवा 25 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो 1 महीने तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। धारा 25Q। अब है उपक्रम को बंद करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन एन अंडरटेकिंग। धारा 25O के अनुसार किसी उपक्रम को बंद करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पहला पॉइंट, समुचित सरकार को आवेदन करना। जब कोई सेवायोजक अपने औद्योगिक संस्थान जिस पर अध्याय 5B के प्रावधान लागू होते हैं कि उपक्रम को बंद करना चाहता है तो उसी ऐसे बंद होने के प्रभावी होने के कम से कम 90 दिन पूर्व समुचित सरकार की पूर्वानुमति के लिए आवेदन करना चाहिए। ये आवेदन निर्धारित रीति से करना चाहिए तथा इसमें उपक्रम बंद करने के कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस आवेदन की एक प्रतिलिपि निर्धारित रीति से श्रमिक प्रतिनिधियों को भी दी जानी चाहिए। परंतु उपयुक्त प्रावधान उन उपक्रमों पर लागू नहीं होगा जिनकी स्थापना भवन, पुल, सड़कें, नहरें, बांध बनाने तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों को करने के लिए की गई है। धारा 25O(1) सरकार द्वारा अनुमति देना। जब किसी सेवायोजक द्वारा उपक्रम को बंद करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है तो समुचित सरकार अथवा आवश्यक जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद सरकार सेवायोजक, श्रमिक तथा बंद में हित रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देगी। तत्पश्चात सरकार सेवायोजक द्वारा बंद के लिए दिए गए कारणों की सत्यता एवं पर्याप्तता पर सामान्य जनता के हितों तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर विचार करेगी। अंततोगत्वा सरकार एक आदेश प्रसारित करेगी जिसमें आवेदन के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने कारणों का उल्लेख किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति सेवायोजक तथा श्रमिकों को भी भेजी जाएगी। धारा 25O(2) आवेदित अनुमति को 60 दिनों बाद पूर्वानुमति मानना। यदि किसी सेवायोजक ने उपक्रम बंद करने के लिए इस धारा के अंतर्गत आवेदन किया है और समुचित सरकार ने 60 दिनों में भी इसकी अनुमति देने के आदेश नहीं दिए हैं तो 60 दिन के बीत जाने के बाद उपक्रम बंद करने की स्वतः अनुमति प्राप्त हुई मानी जाएगी। धारा 25O(3) सरकारी आदेश अंतिम एवं बंधनकारी। उपक्रम बंद करने की अनुमति देने या न देने के संबंध में समुचित सरकार का आदेश अंतिम एवं सभी पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा। वह आदेश 1 वर्ष तक प्रभावी बना रहेगा। धारा 25O(4) आदेश पर पुनर्विचार करना या अधिग्रहण को सौंपना। उपयुक्त सरकार अपने स्वेच्छा से अथवा सेवायोजक अथवा किसी श्रमिक के आवेदन पर अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है अथवा अधिग्रहण को न्याय निर्णय हेतु सौंप सकती है। यदि अधिग्रहण को मामला सौंप दिया जाता है तो उसी अपना न्याय निर्णय 30 दिनों के भीतर देना पड़ेगा। धारा 25O(5) छठा पॉइंट, पूर्वानुमति के बिना बंद अवैध तथा श्रमिकों को सभी अधिकार। यदि उपक्रम को बंद करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु इस धारा के प्रावधानों के अनुसार आवेदन नहीं किया जाता है अथवा सरकार द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो फिर भी उपक्रम को बंद कर दिया जाता है तो ऐसा बंद अवैध माना जाएगा। ऐसी दशा में श्रमिकों को नियमानुसार वे सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा मानो कि उपक्रम बंद नहीं किया गया है। धारा 25O(6) छूट देने का अधिकार। यदि अपवादजनक परिस्थितियों यथा संस्थान में दुर्घटना होने अथवा सेवायोजक की मृत्यु होने अथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों से समुचित सरकार संतुष्ट हो जाए तथा उपयुक्त समझे तो एक आदेश द्वारा वह किसी भी संस्थान को निश्चित अवधि के लिए धारा के प्रावधानों के पालन से छूट दे सकती है। धारा 2507 कहती है बात क्षतिपूर्ति। यदि किसी सेवायोजक को उपक्रम बंद करने की अनुमति मिल गई है अथवा मिली हुई मान ली गई है तो संस्थान में उसी अनुमति के आदेश के तत्काल पहले तक नियुक्त श्रमिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्येक पूरे वर्ष की निरंतर सेवा के लिए अथवा 6 महीनों से अधिक की सेवा के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के बराबर होगी। धारा 2508 1976 से पूर्व बंद उपक्रमों को पुनः चालू करना। रीस्टार्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग्स क्लोज्ड डाउन बिफोर 1976। यदि कोई उपक्रम उद्योग विवाद संशोधन अधिनियम 1976 के लागू होने से पहले बंद कर दिया गया था और समुचित सरकार उसके बारे में निम्नलिखित बातें सोचती है तो वह सरकार सेवायोजक में श्रमिकों को अवसर प्रदान करके उस उपक्रम को पुनः चालू करने का आदेश दे सकती है। वह उपक्रम सेवायोजक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किन्हीं कारणों से बंद किया गया था, उस उपक्रम के पुनः प्रारंभ किए जाने की संभावनाएं हैं और बंद होने से पूर्व नियुक्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अथवा जन समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अथवा दोनों ही कारणों से पुनः प्रारंभ करना आवश्यक है तथा उपक्रम को प्रारंभ करने से सेवा आयोजक को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है।
सरकार ऐसा आदेश राज्य के गजट में प्रकाशित करेगी तथा इसमें उस अवधि का भी उल्लेख करेगी जिसमें उपक्रम को पुनः चालू करना है, किंतु उपक्रम चालू करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा। धारा 25B बंद के लिए दंड, पेनल्टी फॉर क्लोजर। यदि कोई सेवा आयोजक किसी उपक्रम को बंद करने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसे अग्राह्य दंडों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई सेवा आयोजक धारा 25A के प्रावधानों का पालन किए बिना ही उपक्रम को बंद कर देता है तो उसे 6 महीनों का कारावास अथवा 5,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। यदि कोई सेवा आयोजक उपक्रम बंद करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी बंद कर देता है अथवा सरकार द्वारा किसी उपक्रम को पुनः चालू करने का आदेश प्रसार करने के बाद भी पुनः चालू नहीं करता है तो उस सेवा आयोजक को 1 वर्ष तक का कारावास अथवा 5,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। यदि वह ऐसा उल्लंघन आगे भी जारी रखता है तो उस पर 2,000 रुपये प्रति का जुर्माना दोषी हो जाने की तिथि से तब तक किया जा सकता है जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है। धारा 25R अध्याय 5A के कुछ प्रावधानों का लागू होना। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5A टू अप्लाई। जिन औद्योगिक संस्थानों पर अध्याय 5B के प्रावधान लागू होते हैं उन पर अध्याय 5A के निम्नलिखित प्रावधान भी लागू होंगे। पहला, धारा 25B जिसमें निरंतर सेवा की परिभाषा दी गई है। धारा 25D जिसमें श्रमिकों के मस्ट रोल रखने का सेवा आयोजकों का दायित्व है। धारा 25F जिसमें उपक्रमों के अंतरण की दशा में क्षतिपूर्ति की व्यवस्थाएं हैं। धारा 25G जिसमें छंटनी की प्रक्रिया का उल्लेख है। धारा 25H जिसमें छंटनी किए गए श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति के प्रावधान है। और धारा 25S जिसमें असंगत कानूनों के प्रभाव संबंधी प्रावधान है। अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनुचित श्रम व्यवहार से तात्पर्य 5वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवहारों में से किसी भी व्यवहार से हैं। धारा 2RA 5वीं अनुसूची में श्रम व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया है। सेवा आयोजकों या सेवा आयोजकों के संगठनों द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार तथा श्रमिकों या श्रम संघों द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार। सेवा आयोजकों या उनके संगठनों द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार। सेवा आयोजकों अथवा उनके संगठनों द्वारा निम्नलिखित प्रकार का कार्य व्यवहार किया जाएगा तो उसी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। पहला, किसी श्रम संघ की स्थापना करने, उसे संगठित करने, उसमें शामिल होने या उसकी सहायता करने अथवा सामूहिक सौदेबाजी या अन्य सामूहिक सहायता एवं सुरक्षा की दृष्टि से मिलकर कार्य करने के श्रमिक के अधिकार में हस्तक्षेप करना, उसी रोकना तथा उत्पीड़ित करना। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित क्रियाओं को अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। पहली, कि श्रमिक को किसी श्रम संघ में शामिल होने पर सेवामुक्त अथवा पदच्युत करने की धमकी देना। श्रम संघ गठित करने पर उपक्रम की तालाबंदी करने अथवा उपक्रम को बंद करने की धमकी देना। श्रम संघ के संगठन समय में किसी श्रमिक की मजदूरी बढ़ाना जिससे कि श्रमिक संघ के कार्यों को प्रभावहीन किया जा सके। अपना प्रभुत्व बनाए रखने अथवा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए किसी श्रम संघ को वित्तीय अन्य किसी प्रकार समर्थन देना। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित क्रिया अनुचित श्रम व्यवहार मानी जाएगी। अपने श्रमिकों के श्रम संघ में सक्रिय रुचि लेना, किसी सेवा आयोजक द्वारा कई श्रम संघों में से किसी एक श्रम संघ में अपने श्रमिकों तथा सदस्यों को संगठित करने का पक्षपात करना जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। सेवा आयोजकों द्वारा पोषित या प्रायोजित श्रम संघ की स्थापना करना और किसी श्रम संघ के साथ किसी श्रमिक के साथ पक्षपात करके उसे किसी विशेष श्रम संघ की सत्ता लेने के लिए प्रेरित करना अथवा नहीं लेने के लिए हतोत्साहित करना। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित क्रिया अनुचित श्रम व्यवहार मानी जाएगी। किसी श्रमिक द्वारा अन्य श्रमिकों को किसी श्रम संघ में शामिल होने या संगठित होने के लिए प्रेरित करने के कारण उसी पद मुक्त करना अथवा दंड देना। किसी वैध हड़ताल में भाग लेने पर श्रमिकों को पद मुक्त या पदच्युत करना। श्रम संघ की क्रियाओं में भाग लेने के कारण श्रमिकों का वरिष्ठता क्रम बदलना। श्रम संघ क्रियाओं में भाग लेने के कारण श्रमिकों को उच्च पदों पर पदोन्नत करने से इनकार करना। कुछ अन्य श्रमिकों में भेदभाव उत्पन्न करने के लिए अथवा श्रम संघ की ताकत को कम करने की दृष्टि से कुछ श्रमिकों को बिना योग्यता के पदोन्नत करना। श्रम संघ के पदाधिकारियों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को उनकी श्रम संघ क्रियाओं के कारण पदोन्नत करना और नियमित प्रकार से श्रमिकों को पदमुक्त या पदच्युत करना। दुखी करने सताने के लिए सेवा आयोजक द्वारा दुर्भावना से अपने अधिकारों का उपयोग करके झूठी गवाही अथवा मिथ्या साक्ष्य पर आपराधिक आरोप लगाकर इस पर झूठे कारणों से छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहने के असत्य अथवा घड़े गए आरोपों के आधार पर
घरेलू जांच करने में न्याय के सामान्य सिद्धांतों की अवमानना करने या उनके पालन में अनुचित टेलबाजी करके किसी विशेष दुराचरण पर ध्यान दिए बिना, उस कर्मचारी के पिछले या सेवा पर ध्यान दिए बिना अति अल्प अथवा तकनीक प्रकृति का दुराचरण करने पर गैर आनुपातिक दंड देना। हड़ताल तोड़ने के उद्देश्य किन्हीं श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की नियमित प्रकृति को समाप्त करना तथा उस कार्य को ठेके पर देना। प्रबंधकीय नीति के नाम पर किसी श्रमिक को दुर्भावना से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। वैध हड़ताल पर चल रहे श्रमिकों को काम पर पुनः लगाने की शर्त के रूप में आचरण बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना। योग्यता के बिना ही श्रमिकों के किसी एक समूह के प्रति पक्ष लेना या पक्षपात करना। स्थायी श्रमिकों को उनके अस्तित्व तथा निषेधाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से श्रमिकों को बदली, अस्थायी या आकस्मिक आधार पर श्रमिक करना। किसी औद्योगिक विवाद की कार्रवाई या जांच में सेवा आयोजक के विरुद्ध आरोप लगाने तथा प्रमाण प्रस्तुत करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध पक्षपात करना अथवा उसे स्वमुक्त करना। हड़ताल जो कि अवैध नहीं है के दौरान श्रमिकों की नियुक्ति करना। अधिनियम, समझौते अथवा ठहराव का पालन न करना। बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में भाग लेना और मान्यता प्राप्त श्रम संघों से सद्भाव से सामूहिक सौदेबाजी करने से इनकार करना। इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध माने जाने वाली तालाबंदी को करना अथवा चालू रखना। ये श्रम सेवा आयोजकों के अनुचित श्रम व्यवहार है। अब है श्रमिकों द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार। श्रमिक अथवा उनके श्रम संघ निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं करते हैं तो उसी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध माने जाने वाली हड़ताल की सलाह देना अथवा उसे सक्रिय सहयोग देना अथवा दुष्प्रेरित करना। किसी श्रमिक के अपने आप को संगठित करने अथवा किसी श्रम संघ में शामिल होने अथवा शामिल नहीं होने के अधिकार के उपयोग में दबाव डालना। दूसरे शब्दों में अग्रलिखित प्रकार के कार्य करना अनुचित श्रम व्यवहार है। किसी श्रम संघ अथवा उसके सदस्यों द्वारा इस प्रकार पिकेटिंग करना कि हड़ताल न करने वाले श्रमिक कार्यस्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित न हो सके और प्रबंध के कर्मचारियों अथवा गैर हड़ताली श्रमिकों के विरुद्ध हड़ताल के संबंध में बल प्रयोग करना या हिंसा के कार्यों में शामिल होना अथवा उन्हें धमकी देना अथवा डराना। मान्यता प्राप्त श्रम संघ द्वारा सेवा आयोजक के साथ सद्भावनापूर्वक सामूहिक सौदेबाजी करने से इनकार करना। सौदेबाजी प्रतिनिधि के प्रमाण के विरुद्ध उत्पीड़न कार्यों में भाग लेना और दबावपूर्ण क्रियाओं यथा जानबूझकर धीरे कार्य करो, धरना देने, परिश्रम में बैठे रहने, किन्हीं प्रबंध के अथवा अन्य कर्मचारियों का घेराव करने आदि कार्यक्रमों को आयोजित करना, प्रोत्साहन करना अथवा भड़काना। सेवा आयोजकों अथवा प्रबंध के कर्मचारियों के निवास स्थानों पर प्रदर्शन करना। उद्योगों से संबंधित सेवा आयोजक की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काना या उनमें भाग लेना। कार्य पर जाने से रोकने के लिए किसी श्रमिक के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में भाग लेना अथवा उसे धमकी देना अथवा डराना। अनुचित श्रम व्यवहार, ये श्रमिकों के अनुचित श्रम व्यवहार है। अब अनुचित श्रम व्यवहार पर निषेध तथा दंड, प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी। कोई भी सेवा आयोजक अथवा श्रमिक अथवा श्रम संघ, चाहे वह श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं हो, कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा। धारा 25T कहती है ये बात। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो उसे 6 माह तक का कार्रवाई सजा अथवा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकेंगे। ये प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। धन्यवाद।